हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियाज़ फर्स्ट वीडियो नोट सीरीज़ यूट्यूब चैनल। इस सीरीज़ में हम कवर करेंगे अपने बेस्ट क्वालिटी के बी फार्म लेक्चर्स, जो कि हमने एक बहुत ही ऑर्गेनाइज मैनर में अरेंज किया है, जो कि सब्जेक्ट वाइज है। आप सारे सब्जेक्ट्स और टॉपिक चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो, और सारे वीडियो नोट्स के नोट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो वो वहाँ मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स बिगिन आवर टुडेज टॉपिक। आज के जो टॉपिक्स हैं उसमें हम तीन टॉपिक्स टोटल कवर करेंगे। सबसे पहले तो हमारा एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, देन आपका ड्रग इंट्रैक्शन है, देन आपका ड्रग डिस्कवरी और क्लिनिकल इवैल्यूएशन है। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन में क्या होता है कि आपकी कोई भी एक ड्रग है, मान के चलिए आपकी ड्रग है, उसका कोई ना कोई आपको पता है एक रिस्पॉन्स ज़रूर आएगा, ठीक है। और यही मान के चलो कि वो रिस्पॉन्स क्या हो गया आपका, आपको नहीं पता था कि अनइंटेंडेड रिस्पॉन्स आ गया, या फिर आप ऐसा समझिए कि वो रिएक्शन आना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। या फिर एक हार्मफुल रिस्पॉन्स जनरेट हो गया है उस एक नॉर्मल डोज पर। आपने एक नॉर्मल डोज ली, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी मेडिसिन ली है, 25 mg की थी। 25 mg पे उसका काम था कि आपकी जो भी ट्रीटमेंट के लिए या कोई भी डिजीज़ है उसको क्योर करने के लिए वो मतलब यूज़ कर रहे थे आप 25 mg। बट क्या हुआ, उसने ट्रीट तो किया नहीं, उल्टा एक अनइंटेंडेड या हार्मफुल रिस्पॉन्स जनरेट कर दिया। उसको हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन बोलते हैं। और एडवर्स ड्रग रिएक्शन का कुछ कॉज नहीं है, ऐसे नहीं कह सकते हो इस वजह से भी हुआ है। फिर आपका ड्रग इंट्रैक्शन है। ड्रग इंट्रैक्शन में क्या हुआ कि आपने कोई ए ड्रग है उसको दिया, ठीक है, किसी पेशेंट को दे दिया या किसी को भी A to Z दिया, उसने एडमिनिस्टर किया, आपकी ड्रग का कोई ना कोई एक पर्टिकुलर इफ़ेक्ट होना था, ठीक है। जो भी कोई इफ़ेक्ट था तो क्या हुआ उसका, अब ये जो हमारी A ड्रग है बॉडी में पहुंचने के बाद ये किसी B ड्रग से इंटरेक्ट करी, किसी फूड से इंटरेक्ट हुआ, इसका किसी सब्सटेंस से इंटरेक्शन हुआ। अब जब इन दोनों का इंटरेक्शन हुआ, इसका जो इफ़ेक्ट आना था ए ड्रग का वो नहीं आया। मतलब आप ऐसा समझिए ड्रग्स का एक तरीके से पहुंची, हमारी बॉडी में पहुंची, वहाँ जाने के बाद उसका एक बातचीत हुई दूसरे सब्सटेंस से, दूसरी ड्रग से, और जैसे ही इनके बीच में कुछ इंट्रैक्शन हुआ उन्होंने उसका ब्रेन वॉश कर दिया। ब्रेन वॉश कर दिया मतलब कि हमारी जो ड्रग का एक नॉर्मल इफेक्ट आने वाला था वो आएगा ही नहीं या आना ही नहीं चाहिए। तो वहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन या मिस इंट्रैक्शन हो गया ड्रग का, तो जो इफेक्ट मिलने वाला था वो मिला ही नहीं। फिर आपकी ड्रग डिस्कवरी है और क्लिनिकल इवैल्यूएशन है। ड्रग डिस्कवरी में सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है, कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि अगर पैरासीटामोल मार्केट में लॉन्च हुई है तो वो बिना किसी डिस्कवरी के आ गई है, किसी ना किसी ने तो उस पर काम किया होगा। देन उसके बाद उसका क्लिनिकल ट्रायल्स हुआ है, इवैल्यूएशन हुआ है 1 by 1, राइट। तो ये था। अब चलो ठीक है, ये हमने पूरी बात कर ली, इसका छोटा सा हमने एक इंट्रो ले लिया कि हम क्या क्या इस में पढ़ने वाले हैं। 3 चीज़ें हो गई। अब इन 3 चीज़ों के बाद आपको पता है अब हमें कहाँ जाना है, हमें मूव करना है नोट्स पर। अपने नोट्स पार्ट पर चलते हैं जिससे कि हमारा कुछ भी पॉइंट ना छूटे, कुछ भी मिस ना हो। सो लेट्स मूव टू द नोट्स, ठीक है। तो सबसे पहला भी जो हमने एक इंट्रो दिया था, इंट्रो हमने पढ़ चुके हैं, देन वी विल मूव टू दिस एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन में आपकी कोई भी ड्रग का रिस्पॉन्स अनइंटेंडेड या हार्मफुल रिस्पॉन्स आया जो कि एक नॉर्मल डोज पर था, नॉर्मल डोज था। अब ह्यूमंस में प्रोफाइलेक्सिस है, डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट के लिए कोई भी एक ड्रग की डोज को हमने यूज़ किया है, बट क्या हुआ है वहाँ से हमें कोई ना कोई गलत रिस्पॉन्स मिल गया है, कोई हार्मफुल रिस्पॉन्स मिला है। उसी हिसाब से आपका क्लासिफिकेशन अगर एडवर्स ड्रग रिएक्शन का होगा वो 6 टाइप्स में है, ठीक है। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में है A to F। आपका जैसे A है, टाइप 1A में ऑगमेंटेड आता है। ऑगमेंटेड में आप ऐसे समझिए ये डोज डिपेंडेंट रहता है, या आप ऐसा मान के चलो कि हमें पता है कि क्या रिस्पॉन्स आने वाला है, वो प्रिडिक्टेबल है, कुछ भी अनप्रिडिक्टेबल इसमें नहीं होता। टाइप B बिजार है, टाइप C आपका क्रोनिक, D डिलेड, E एंड ऑफ यूज, F फेलियर ऑफ थेरेपी। तो इनका जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है वो उनके
पूरी एब्रीवेशन कंप्लीट कर रहे हैं। अब टाइप 1, अब इसमें आपको पता है कि अनप्रिडिक्टेबल तो नहीं है, प्रिडिक्टेबल है, डोज डिपेंडेंट है सारा का सारा। आपका जो भी एक्शन होगा ड्रग का या फार्माकोलॉजिकल एक्शन है उससे वो कोरिलेट कर पाएगा कि हाँ भाई, फॉर एग्जाम्पल आपका हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है, किसकी वजह से? इंसुलिन की वजह से। ब्लीडिंग हुई है वारफेरिन की वजह से। तो ये मोस्टली या कॉमनली माइल्ड रहता है और इसको हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। तो ये ADR जो है हम मैनेज कर सकते हैं। अब टाइप बी जो बिजार होता है वो अनप्रिडिक्टेबल है और ना ही वो डोज रिलेटेड है, कोई डिपेंड नहीं करता, सारा का सारा जो इसका डिपेंडेंसी है वो इम्यून पर है, ठीक है। या आप ऐसा बोल सकते हो कि इडियोसिंक्रेटिक है, ठीक है। कॉज अननोन है, कुछ नहीं कह सकते। बहुत सारी कंडीशन में इतना सीवियर हो जाता है कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाती है, लाइफ थ्रेट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल किसी ना किसी को आपने देखा होगा, सबसे पहले अगर आप हॉस्पिटल में अगर पहुंचते हो तो एक चीज़ ज़रूर पूछी जाती है कि आपको कोई ड्रग एलर्जी तो नहीं है। वो इसलिए पूछा जाता है कि कुछ लोगों को किसी ना किसी ड्रग से एलर्जी है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन को अगर पेनिसिलिन से एलर्जी है, कोई एंटीबायोटिक है उसको एलर्जी है, इट्स वेरी कॉमन, बहुत लोगों को पेनिसिलिन से एलर्जी होती है और उस एलर्जी की वजह से वो एनाफाइलेक्टिक शॉक में जा सकते हैं या एनाफाइलेक्सिस हो सकता है उनमें। तो ये हमारा बिजार टाइप बी का एग्जाम्पल है। फिर टाइप सी, तो टाइप सी आपका क्रोनिक है, बहुत लंबे समय तक अगर कोई थेरेपी चल रही है और साथ ही साथ कोई क्यूमुलेटिव डोज चल रही है तो उसके बाद ये रिस्पॉन्स जनरेट होता है। देन डी है, उसमें आपका एक पर्सन है, एक पेशेंट है, वो बहुत लंबे समय तक एक पर्टिकुलर ड्रग को यूज़ कर रहा है, बहुत लंबे टाइम तक, प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड है उसमें उसने यूज़ किया, उसके बाद उसको क्या डिलेड ऑनसेट देखने को मिलता है, मतलब एडवर्स ड्रग रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल कीमोथेरेपी है, तो कीमोथेरेपी का तो टाइम छोटा नहीं होता, टाइम पीरियड अच्छा खासा लंबा टाइम पीरियड रहता है, तो उसके बाद कार्सिनोजेनेसिस हो जाता है। फिर आपके थैलिडोमाइड के बारे में आपने सुना होगा, तो उसका टेरेटोजेनिक इफेक्ट था, राइट। टाइप ई में आपके विड्रॉल इफेक्ट दिखाई देंगे एंड टाइप एफ में फेलियर ऑफ थेरेपी, मतलब ड्रग की कोई इफेक्टिवनेस ही नहीं है, आप उसको यूज़ कर रहे हो बट किसी काम की नहीं है, वो यूजलेस है पूरा, ऐसे मान के चलो। तो ये आपका टाइप एफ में आ जाता है, राइट। तो ये सारे थे हमारे ADR के क्लासिफिकेशन 1 by 1 अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में। ओके, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ड्रग इंट्रैक्शन। अब ड्रग इंट्रैक्शन में क्या होता है कि आपकी एक ड्रग है, उसका कोई ना कोई इफ़ेक्ट आने वाला है, बट उस ड्रग का इफ़ेक्ट ऑल्टर हुआ है, मतलब उस ड्रग के इफ़ेक्ट में कुछ चेंजेस आए, किस वजह से? किसी दूसरी ड्रग की प्रेजेंस की वजह से। उसमें ड्रग भी आ सकता है, आपका फूड है या कोई भी सब्सटेंस आ सकता है। तो ऐसा मान के चलिए आपकी A ड्रग जाके किसी B ड्रग से या फूड से या किसी सब्सटेंस से जाके इंट्रैक्ट कर रही है, उस वजह से आपके A ड्रग का जो भी इफेक्ट आना चाहिए था वो नहीं आया, वो चेंज हुआ है। ये हमारा ड्रग इंट्रैक्शन में आता है, मतलब ड्रग जाके बातचीत करती है बहुत सारी चीज़ों से, जिसमें ड्रग भी आती है, फूड आते हैं, सब्सटेंस आते हैं। अब ड्रग इंट्रैक्शन 2 टाइप्स में क्लासीफाई कर दिया गया था, जो फार्माकोकाइनेटिक है और हमारा फार्माकोडायनामिक है। काइनेटिक इंट्रैक्शन में हमने देखा था जो 4 पिलर्स हैं, 4 पिलर्स हमारे ADME होते हैं ड्रग्स के, तो जिसमें हमें एब्जॉर्प्शन, आपका ड्रग का इफेक्ट कैसे ऑल्टर हो सकता है, उसमें एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी ड्रग ऑल्टर हो सकती है pH की वजह से, किसी पर्टिकुलर फूड की वजह से, या कोई एज सच कोई अदर ड्रग वहाँ पर प्रेजेंट है उसकी वजह से क्या हो सकता है, एब्जॉर्प्शन में चेंजेस आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका एंटासिड्स हैं, एंटासिड क्या करते हैं, वो टेट्रासाइक्लिन का एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं, राइट। देन आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, वहाँ से जो आपका प्लाज्मा प्रोटीन है उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, और जैसे ही डिस्प्लेसमेंट होगा तो वहाँ पे फ्री ड्रग का लेवल जो है वो धीरे धीरे बढ़ जाता है। अब एनसिड्स हैं, एनसिड्स क्या करते हैं, वो डिस्प्लेस कर देते हैं वारफेरिन को, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन का इफेक्ट देखने को मिलता है, ऑल्ट्रेशन। मेटाबॉलिज्म में 2 चीज़ें हमने देखी थी, एक तो एंजाइम इंडक्शन, एक एंजाइम इनिबिशन। इंडक्शन से क्या होता है, आपका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा अच्छा हो जाता है, बढ़ जाता है, साथ ही साथ ड्रग का लेवल, अगर मेटाबॉलिज्म बढ़ता है तो आप मान के चलिए वहाँ पे ड्रग का लेवल कम होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल रिफेम्पिन है, वो क्या करता है, इंड्यूसेस CYP450, ये हमारा एंजाइम है,
देन आपका एंजाइम इनिबिशन है, तो एंजाइम इनिबिशन में मेटाबॉलिज्म कम होगा, और जैसे ही मेटाबॉलिज्म कम होगा आपका ड्रग का लेवल क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल एरिथ्रोमाइसिन है, एरिथ्रोमाइसिन क्या करता है, वो इनिबिट कर लेता है CYP3A4 का रिस्पॉन्स इनिबिट करता है। एक्सक्रीशन है, उसमें वहाँ पे रीनल ट्रांसपोर्टर का कंपटीशन चलता है, जैसे आपका प्रोबेनिसिड्स है, तो वो एक्सक्रीशन कम कर देता है पेनिसिलिन का। ये ऑल्ट्रेशन आपको फार्माकोकाइनेटिक्स इंट्रैक्शन में देखने को मिलेगा। फार्माकोडायनेमिक इंट्रैक्शन में क्या होता है कि आपका जो भी है, इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट इफेक्ट भी हो सकता है। हमने क्या देखा था फार्माकोडायनेमिक में, आपकी ड्रग है, ड्रग जाकर रिसेप्टर से बाइंड करती है, रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद वहाँ जो एक्टिवेशन होगा, देन एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है, ठीक है। अब सेम वहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट देखने को मिलेगा ड्रग रिसेप्टर का या कोई भी फिजियोलॉजिकल सिस्टम का। उसमें आपका एडिटिव इफेक्ट आ जाएगा कि एक साथ मिलने के बाद ज़्यादा अच्छा इफेक्ट दे पाएंगे अकेले से, इंडिविजुअल इफेक्ट से। फॉर एग्जाम्पल अगर आप A और B ड्रग को कंबाइन करोगे तो AB इफेक्ट जो आएगा वो ज़्यादा बेटर होगा। अगर आप देखो अकेले का इंडिविजुअल इफेक्ट देखोगे A का या B का इंडिविजुअल इफेक्ट है, साथ में मिलके वो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट दे पा रहे हैं, वो हमारा एडिटिव इफेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एस्प्रिन और पैरासीटामोल को एक साथ मिलाओगे तो वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन होगा एनाल्जेसिक का, आपको पेन रिलीफ में ज़्यादा बेटर एडवांटेज या फिर वहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलेगा। सिनर्जिज्म है, सिनर्जिज्म में क्या होता है कि अगर आप जैसे कोई भी सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देखने को मिलेगा, आपका जो कंबाइंड इफेक्ट है वो ज़्यादा है उसके इंडिविजुअल इफेक्ट से, राइट। तो ये जैसे सल्फोनामाइड एंड ट्राइमीथोप्रिम को आप एक साथ मिलाओगे तो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देंगे। एंटागोनिज्म में क्या होता है कि अगर एक ड्रग क्या करेगी, दूसरे ड्रग का इफेक्ट कम कर देगी। उनमें कॉम्पिटिटिव रहेगा कि भाई ठीक है, एक ड्रग उसको लगेगा कि अच्छा दूसरा ज़्यादा अच्छा कर रहा है, तो वो क्या करेगा कि अच्छा ठीक है, उसको डिस्ट्रैक्ट करेगा, उसका कंपटीशन बन के उसको उसका इफेक्ट कम कर देगा। तो एंटागोनिज्म कॉम्पिटिटिव भी हो सकता है, नॉन कॉम्पिटिटिव है, और साथ ही साथ फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है। उसमें एग्जाम्पल है नेलेक्सोन है, तो नेलेक्सोन क्या करता है, वो एंटागोनाइजिंग करते हैं किसको, मॉर्फिन को, राइट। तो ये था हमारा ड्रग इंट्रैक्शंस कि अगर ड्रग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो क्या रिस्पॉन्स जनरेट करती हैं एट द एंड, राइट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज ड्रग डिस्कवरी एंड क्लिनिकल इवैल्यूएशन। अब जो ड्रग डिस्कवरी फेज़ होता है वो सबसे पहला फेज़ है, या आप ऐसे मान के चलो वो इनिशियल स्टेज रहता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, एक नई ड्रग को डेवलप करते हैं। कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना है हमको, तो ये होगा हमारा ड्रग डिस्कवरी फेज से। सबसे पहले हमारा जो मेन फोकस होता है वो कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना रहता है, ठीक है। अब कंपाउंड को आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करने के बाद ये देखेंगे क्या वो मेडिसिन जो बनेगी वो सेफ रहेगी, क्या वो इफ़ेक्टिवनेस दे पाएगी, इफ़ेक्टिव होगी, वो कंपाउंड को ही डिस्कवर कर रहे हैं। क्योंकि एक कंपाउंड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर उसके बाद उस कंपाउंड में से बहुत सारी चीज़ों को अलग किया जाता है, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो उसके की स्टेप्स हैं हमारे। सबसे पहले टारगेट आइडेंटिफिकेशन वैलिडेशन होता है। आपका एक टारगेट है, वो टारगेट क्या होगा, वो प्रोटीन हो सकता है, एंजाइम हो सकता है, या कोई रिसेप्टर हो सकता है, ठीक है। हम सबसे पहले अपने टारगेट को आइडेंटिफाई करेंगे कि हम एग्जैक्टली उस कंपाउंड को जो डिस्कवर कर रहे हैं या कोई डेवलप कर रहे हैं वो किस वजह से कर रहे हैं, हमारा मेन मोटिव क्या है। तो हम सबसे पहले एक डिजीज़ है, डिजीज़ में कोई प्रोटीन है, एंजाइम है या रिसेप्टर है, उसको हमने ले लिया, हमें पता चल गया ये हमारा मेन टारगेट है। फिर उसके बाद हमें एक जो जैसे साइंटिस्ट हैं उसको स्टडी करते हैं, ठीक है, डिजीज़ को स्टडी करेंगे, फिर आइडेंटिफाई हो जाएगा हमारा टारगेट कि भाई हाँ ठीक है, इस पर्टिकुलर रिसेप्टर पे अगर हम टारगेट करेंगे ना तो शायद हमें इफेक्ट अच्छा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ फिर उस टारगेट को वैलिडेट करना पड़ता है, ठीक है। वैलिडेशन से ये हो जाएगा कि हमारा जो कन्फर्मेशन मिल जाएगा आपको कि अगर हम मॉडिफाई करें और इस टारगेट को, पर्टिकुलर इस टारगेट को, तो उससे क्या होगा, हम चेंजेस ला सकते हैं डिजीज़ को या क्योर कर सकते हैं, ठीक है। उससे कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा डिजीज़ पे। फिर आपका लीड कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन है, ये तो टारगेट आपने देख लिया। अब आपको लीड कंपाउंड ढूंढना है, मतलब एक मॉलिक्यूल है जिसका कुछ ना कुछ थेराप्यूटिक इफेक्ट होना चाहिए, तभी तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं टारगेट पर। सेम, अब आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे, तो आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग करना पड़ेगा,
आपको थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड आइडेंटिफाई मतलब टेस्ट कर लगाने पड़ेंगे, टेस्ट करना पड़ेगा कि हाँ ये पर्टिकुलर कंपाउंड क्या वो पोटेंशियली थेराप्यूटिक इफेक्ट दे पाएगा या नहीं। और आपको कहाँ से मिलेगा? लीड कंपाउंड कहीं से तो लेकर आओगे, वो आपको नेचुरल सोर्स से मिल सकता है। नेचुरल सोर्स आपके प्लांट्स हो सकते हैं या कोई माइक्रोब्स है, मेराइन ऑर्गेनिज्म है, तो उसको यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद आपका कैड, तो ये थोड़ा सा हाई लेवल का है। कैड आपका कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन है, जहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर्स को हम यूज़ करते हैं कि ये देखते हैं कि टारगेट स्पेसिफिक मॉलिक्यूल हम डिज़ाइन कर सकें। ठीक है, तो ये लीड कंपाउंड आइडेंटिफाई इस तरीके से होते हैं। फिर लीड ऑप्टिमाइजेशन होना ज़रूरी है। आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे कुछ ना कुछ केमिकल मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे जिससे कि हमारा जो भी कंपाउंड है, लीड है, वो उसकी पोटेंसी बढ़ सके, कि वो कितना अच्छे से काम कर पा रहा है, वो अपने टारगेट पे जाके एक्ट कर भी पाएगा या नहीं। फिर सारे जो काइनेटिक्स है, फार्माकोकाइनेटिक्स, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, वो चेक करना है। फिर उसकी सेफ्टी प्रोफाइल चेक की जाएगी। तो इससे क्या होगा, हमारा जो लीड है वो ऑप्टिमाइज हो सकता है। एंड एट द एंड जब ये आपकी पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, देन आपका आता है पेटेंट फाइलिंग। ठीक है, अब आपका वो पेटेंट क्यों फाइल करना है? पेटेंट इसलिए फाइल करना है क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी है या लीड जो आपको मिली है, कंपाउंड जो आपने निकाला है, टेस्टिंग से पहले आप उसको पेटेंट करा लो कि जिससे कोई उसको चुरा ना सके, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कोई लेकर ना भाग जाए। राइट, तो यहाँ पेटेंट फाइलिंग हो जाएगी। ये पूरा की पॉइंट्स हैं जो चलता है ड्रग डिस्कवरी में, 1 by 1 इसी तरीके से काम होगा। फिर आपका प्री क्लिनिकल इवैल्यूएशन फेजेस आते हैं। इस फेजेस में क्या होता है, देखो, क्लिनिकल ह्यूमन ट्रायल्स होता है और प्री क्लिनिकल एनिमल ट्रायल या सेल ट्रायल्स बोल सकते हो आप। तो उस फेज टेस्ट में आपका जो भी कंपाउंड आया है, तो वहाँ क्या सब्जेक्ट रहेगा, वो ह्यूमन नहीं रहेगा, नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपके सेल्स और एनिमल्स हैं। तो उन पे टेस्टिंग की जाएगी ये देखने के लिए कि जो भी कंपाउंड हमें मिला है क्या वो सेफ है, उसकी सेफ्टी पता करने के लिए। इफेक्टिवनेस देखते हैं, साथ ही साथ उसका बिहेवियर क्या है बॉडी में। फॉर एग्जाम्पल प्री क्लिनिकल ट्रायल्स रैट पे होते हैं, तो वहाँ पे चेक करते हैं क्या ये सेफ है या नहीं। तो जैसे मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, सबसे पहले तो ये इवैल्यूएट करना है कि उस कंपाउंड की सेफ्टी सही है, सेफ है भी या नहीं, कितनी टॉक्सिसिटी है। ऐसा नहीं है कि पता चला सिर्फ सेफ तो कम हो, इफेक्टिवनेस वो कम दे रहा है बट ज़्यादा टॉक्सिसिटी कर रहा है, तो वो कंपाउंड को बेकार है, उसको निकाल दो, यहाँ से हटा दो। फिर साथ ही साथ फार्माकोकाइनेटिक पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। अगर आप इंजेस्ट करते हो या कोई ड्रग एडमिनिस्टर करते हो, तो हमें ये समझना ज़रूरी कि हमारी बॉडी उस ड्रग के साथ क्या करेगी। ये चीज़ फार्माकोडायनेमिक में हमें ये समझना है कि अगर हमारी बॉडी में ड्रग पहुंच तो गई, बट ड्रग अब हमारी बॉडी के साथ क्या करेगी, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। दो ही चीज़ है, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग एंड व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। फिर उसके बाद आप पूरा एक डेटा कलेक्ट करोगे। डेटा कलेक्ट करने के बाद आप उसको क्या करोगे, एज एन इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन फाइल करके उसको सबमिट करोगे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के पास। वहाँ सबमिट करने के बाद आप मूव करोगे ह्यूमन ट्रायल्स पर। ठीक है, ये पहले आप डायरेक्ट क्लिनिकल स्टडीज़ पर मूव नहीं कर सकते हो, उससे पहले आपको प्री क्लिनिकल टेस्ट या प्री क्लिनिकल इवैल्यूएशन फेज के थ्रू गुजरना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें क्या आ जाएगा, प्री क्लिनिकल स्टडीज़ में भी दो तरह की हैं। सबसे पहले आपका इन विट्रो स्टडीज़ होती हैं, देन आपका इन वीवो स्टडीज़ हैं। इन विट्रो स्टडीज़ को आप टेस्ट ट्यूब्स में कंडक्ट करते हो। ठीक है, जब आप लैब में रहते हो तो लैब में टेस्ट ट्यूब्स में कंडक्ट किया जाता है, पेट्री डिशेज़ हैं, साथ ही साथ आप उसमें क्या यूज़ करोगे, सेल कल्चर यूज़ करोगे। उसमें इन विट्रो स्टडीज़ में आप ये देखते हो कि सेलुलर इफेक्ट क्या है, सेलुलर इफेक्ट क्या आता है, क्या टारगेट बाइंडिंग हो पा रही है या नहीं, और बेसिक जो है वो टॉक्सिसिटी है, तो वो हम इन विट्रो स्टडीज़ से कर लेते हैं। फिर इन वीवो स्टडीज़ पर मूव करते हैं जो हम एनिमल्स पे करते हैं। यूजुअली वहाँ पे रोडेंट हो सकता है, 1 रोडेंट हो सकता है या 1 नॉन रोडेंट हो सकता है। अब इसमें सबसे पहले चीज़ क्या की जाती है, एक्यूट टॉक्सिसिटी चेक की जाती है, जहाँ पे एक सिंगल डोज दी जाती है रैट में फॉर एग्जाम्पल। फिर सब क्रोनिक टॉक्सिसिटी में रिपीटेटिवली डोजिंग की जाती है। और अगर आपकी स्टडी कुछ और है तो वहाँ पे आप कार्सिनोजेनिसिटी, म्यूटोजेनिसिटी एंड टेरेटोजेनिसिटी चेक करते हो कि क्या रिस्क है
क्या चांसेस हैं कैंसर होने के, क्या म्यूटेशन हो सकती है, और टेराटोजेनिसिटी के थ्रू ये देखा जाता है अगर कोई ऐसी स्टडीज़ है बर्थ रिलेटेड तो क्या बर्थ डिफेक्ट या फीटल डिफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, तो इन विवो स्टडीज़ में। फिर आपकी काइनेटिक और डायनेमिक स्टडीज़ में एब्जॉर्प्शन चेक करोगे, साथ ही साथ बायो अवेलेबिलिटी और उस पर्टिकुलर ड्रग की क्या हाफ लाइफ है, ये सारा हम इन विवो स्टडीज़ में देखते हैं। अब ये तो प्री क्लिनिकल स्टडीज़ हैं। फिर आपके क्लिनिकल ट्रायल फेज़ आते हैं। क्लिनिकल ट्रायल फेज़ में टेस्टिंग होती है ह्यूमंस में, ठीक है। हमारा जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे ह्यूमंस बन जाते हैं, और ये फेज़ जो है हमारे क्लिनिकल ट्रायल के वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, फेज़ 1, 2, 3 एंड 4। अब फेज़ 0 ऑप्शनल है, वहाँ कुछ ऐसा कुछ खास होता नहीं है, वैसे इसको माना नहीं जाता। अब फेज़ ओ में क्या होता है, आपका माइक्रो डोजिंग होती है, वहाँ पे कुछ वॉलंटियर्स आते हैं, बेसिक काइनेटिक्स और ड्रग टारगेट इंटरेक्शन देखते हैं। बट नॉर्मली फेज़ 1 से स्टार्ट होता है। फेज़ 1 में कुछ हेल्दी वॉलंटियर्स को लिया जाता है और वहाँ पे 20 to 100 वॉलंटियर्स रहते हैं। अब फेज़ 1 में हमारा ये काम है कि हम अपने ड्रग की या जो भी आपका लीड कंपाउंड है उसको देख सकें कि वो सेफ़ है या नहीं। सबसे पहली चीज़ फोकस करते हैं सेफ्टी पे, देन उसकी टॉलरेबिलिटी एंड देन फार्माकोकाइनेटिक पे। तो यहाँ पे ये पता चल जाता है कि मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज कितनी है। फेज़ 1 में आपको ये पता चल जाएगा। जब आप फेज़ 2 में मूव करते हो तो वो पेशेंट्स हैं, यहाँ पे फेज़ 1 में हमेशा याद रखना हेल्दी वॉलंटियर्स रहते हैं, फेज़ 2 में आपके पेशेंट्स पे कंडक्ट किया जाता है। पेशेंट्स में जिनके डिजीज़ हैं उनकी टारगेटेड डिजीज़ पे काम करेंगे, और जो पेशेंट्स हैं अप्रॉक्सीमेटली 100 to 300 पेशेंट्स एनरोल होते हैं। इसमें क्या चेक करेंगे, हम एफिकेसी चेक करते हैं कि क्या एफिकेसी है हमारे कंपाउंड की या इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग की। फिर ऑप्टिमल डोज, शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स जो आ रहे हैं वो सारे हमारे फेज़ 2 में दिख जाते हैं। फेज़ 3 थोड़ी लार्ज स्केल स्टडीज़ होती है, वहाँ पे पेशेंट्स जो इंक्लूड होते हैं वो 1000, 3000 या उससे ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, फेज़ 3 में। अब यहाँ पे भी इफेक्टिवनेस चेक की जाती है, साथ ही साथ उसको ना कंपेयर किया जाता है, जो मार्केट में ऑलरेडी एक फॉर्मुलेशन अवेलेबल है तो वो हमारा एज अ स्टैंडर्ड हो जाएगा। फिर उसको हम क्या करेंगे, जो इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग चल रही है तो वहाँ पे उसका टेस्टिंग, उसका जितना भी डेटा है हम उसको कंपेयर करते हैं अपने स्टैंडर्ड से, ठीक है। उस ट्रीटमेंट को स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट से कंपेयर करेंगे। फिर ये देखा जाएगा कि लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, मॉनिटरिंग चलती रहेगी। अब ये फेज़ 3 तक जितना भी डेटा हमारे फेज़ 3 तक हमारे पास जितना भी डेटा आएगा हम उसको कलेक्ट करेंगे और उसको सबमिट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें फाइल करना है अपना न्यू ड्रग एप्लीकेशन। अभी तक हमारा क्या था, IND इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग चल रही थी, देन उसके बाद हमें सबमिट करके क्या बताना है, ये न्यू ड्रग एप्लीकेशन NDA। फिर देन आपका फेज़ 4 में वो पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस में चला जाएगा। आपका ड्रग अप्रूव हो चुका है, अब मार्केटिंग के लिए रेडी है, मार्केट में पहुंचेगा। मार्केट में पहुंचने के बाद भी अब यही ये मत सोचना कि फेज़ 3 पूरा हो गया अपना काम खत्म, नहीं, उसके बाद भी लॉन्ग टर्म सेफ्टी इवैल्यूएशन चलता रहता है, एफिकेसी देखी जाती है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मार्केट में पहुंचने के बाद भी ड्रग के कुछ रेयर एडवर्स इफेक्ट देखने को मिले हैं, बहुत जगह देखा गया। अब उससे क्या होगा, इससे ये पता चल जाता है डोजिंग को रिफाइन किया जा सकता है, यूसेज जो है उसमें कुछ रिकमेंडेशन दिए जा सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपकी एक रेनिटिडिन ड्रग थी मार्केट में, उसको विड्रॉ कर लिया गया है। क्यों? वो तो ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी थी, कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे अभी भी पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस चल रहा था उसका। वो चेक कर रहे थे कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं देखने को मिल रहा है, कोई इफेक्ट साइड इफेक्ट्स तो नहीं आ रहे हैं जो होने चाहिए थे। तो इसी वजह से उसको रेनिटिडिन को मार्केट से विड्रॉ कर लिया है या वापस बुला लिया गया। देन नेक्स्ट है हमारा फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस में आप ऐसे समझिए, एक बार जो ड्रग है वो मार्केट में पहुंच चुकी है, लेकिन अभी भी उस पर कुछ आप ऐसे समझिए CCTV लगे हुए हैं कि उन्हें कंटिन्यूसली इवैल्यूएशन की ज़रूरत है, ये पता करने के लिए कहीं कोई सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो या एफिकेसी कम ना हो, कोई ऐसा एडवर्स इफेक्ट क्लिनिकल ट्रायल में नहीं देखा गया था बट वो मार्केट में लॉन्च होने के बाद आ गया। तो वो सारी चीज़ें कंटिन्यूस सर्विलेंस में रहती हैं, किसके थ्रू, फार्माकोविजिलेंस के थ्रू रहती हैं। अब फार्माकोविजिलेंस की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। फार्माकोविजिलेंस इज द साइंस इन एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट और अदर ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम। तो ये डेफिनेशन तो आप चेंज नहीं कर सकते हो,
ये वही रहेगी। कुछ चीज़ें हैं जैसे समझने के लिए आपको वहाँ पे एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्ट कलेक्ट करनी पड़ेगी, फिर सिग्नल डिटेक्शन चलेगा कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पैटर्न, रिस्क असेसमेंट देखना पड़ेगा, ड्रग के जो लेबल्स हैं उनको अपडेट करोगे, वार्निंग्स जो प्रेजेंट रहती हैं उनको अपडेट किया जाएगा, सेफ्टी अलर्ट्स दिए जाएंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो वो मार्केट से ड्रग को रिकॉल भी किया जा सकता है इफ़ इन केस, ठीक है। और ये फार्माकोविजिलेंस क्यों है इतना इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कुछ वही चीज़ हमने अभी डिस्कस किया था कि कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं इतने रेयर होते हैं, वो ट्रायल के टाइम पर नहीं पता चलते। जब वो एक लार्ज पॉपुलेशन में देखने को मिलते हैं, या आप ऐसे सोचिए कि मार्केट होता है, कोई ड्रग लार्ज पॉपुलेशन में जाता है, तब जाके वहाँ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। अब लॉन्ग टर्म या पॉपुलेशन स्पेसिफिक इफ़ेक्ट है वो देखना है। अब जैसे पर्टिकुलरली अब बात करें तो प्रेग्नेंट विमेंस हैं, तो जितनी प्रेग्नेंट विमेन है उनमें जो इफ़ेक्ट है वो तो अलग से देखने को मिलेगा, जब तक कि एक बड़ी लार्ज पॉपुलेशन में यूज़ ना किया गया हो तो इसीलिए हमारा फार्माकोविजिलेंस इम्पॉर्टेंट है, राइट। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।